हेलो एवरीवन, दिस इज प्रतिभा। वेलकम बैक टू माय चैनल बिलीव टू लर्न। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस करा था कि मैं यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए आपके लिए बेस्ट सीरीज लाने का पूरा प्रयास करूंगी, तो उसी क्रम में आज हम सिविक्स का या फिर आप कह सकते हैं पॉलिटी का पार्ट 2 लेकर आए। इससे पहले हमने पार्ट 1 भी कराया है, जिसमें हमने बेहतर टेस्ट सीरीज आपके सामने प्रस्तुत करी है, जो कि टॉपिक वाइज थी। और आज की ये सीरीज टॉपिक वाइज ना होकर मिक्स होगी, क्योंकि हम आपको एक ऐसी सीरीज कराना चाहते हैं ताकि आप कहीं से भी प्रश्न आ जाए उसका उत्तर दे पाए और अपने आप को क्रॉस चेक कर पाएं। तो वो सीरीज तो टॉपिक वाइज थी और आज की सीरीज थोड़ी सी मिक्स होने वाली है। इसके साथ आपको एक्सप्लेनेशन भी इसका मिलेगा। तो बहुत ही बेहतर टेस्ट सीरीज है, मैंने अपने आप से तैयार करी, अपने हाथों से तैयार करी है, क्योंकि इसको मैंने बहुत ही बारीकी से पिछले वर्ष आए हुए प्रश्नों को और इस बार जो एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है उसको ध्यान में रखकर बनाया है। तो आई होप सो कि आपको ये पसंद आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सीरीज। उसके अलावा अगर कोई और आपका दोस्त किसी और सब्जेक्ट से भी है तो उसको भी आप हमारे चैनल का लिंक शेयर कर सकते हैं, क्योंकि हम अपने चैनल पर बहुत ही बेहतर सीरीज ला रहे हैं, बहुत ही बेहतर तरीके से सीरीज लेकर आ रहे हैं। तो चलिए शुरू करिए। पहला क्वेश्चन है आज का, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है? 330 के तहत, 332 के तहत, 222 के तहत या 345 के तहत? जल्दी से इसका उत्तर दीजिए आप लोग। तो इसका उत्तर होगा दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा आपका 330 के तहत। 330 के तहत ए उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 330 के तहत लोकसभा में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए आरक्षण दिया गया है। इसमें आपको नोट भी मिलेगा, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। आई होप सो कि आप सभी ने सही करा होगा और आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने प्रश्न ठीक हुए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का न्याय क्षेत्र किस न्यायालय की देखरेख में आता है? आपको बताना है कि किस न्यायालय की देखरेख में आता है। ठीक है, ये आपको बताना है। मैं थोड़ा सा इधर कर देती हूँ ताकि आपको क्लियर दिखे। ओके, तो इसमें पहला ऑप्शन है पोर्ट ब्लेयर में बम्बई हाई कोर्ट के सर्किट बेंच में, या पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट के सर्किट बेंच में, या फिर आपका पोर्ट ब्लेयर में मद्रास हाई कोर्ट के सर्किट बेंच में, या फिर पोर्ट ब्लेयर में सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के सर्किट बेंच में। इसका सही उत्तर आपको देना है। तो द राइट आंसर विल बी बी। ओके, पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट का सर्किट बेंच, मतलब अंडमान निकोबार द्वीप समूह के न्याय क्षेत्र के न्याय का कार्य पोर्ट ब्लेयर में कलकत्ता हाई कोर्ट की खंडपीठ करती है, खंडपीठ करती है। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप के न्यायिक क्षेत्र का कार्य कौन सा न्यायालय करता है? तमिलनाडु हाई कोर्ट, केरल हाई कोर्ट, कलकत्ता हाई कोर्ट या बॉम्बे हाई कोर्ट? तो इसका सही आंसर आपको देना है। तो इसका राइट आंसर होगा आपका केरल हाई कोर्ट। केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है और यह कोची में है। इसकी स्थापना 1956 में हुई। इसके साथ आपके 2-3 प्रश्न और तैयार हो गए कि पहली बात तो केरल हाई कोर्ट केरल और लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है। ठीक है, जितने भी जो केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है उसका न्यायिक क्षेत्र का कार्य जो है वो केरल हाई कोर्ट करता है, जो कि केरल और लक्षद्वीप दोनों का ही हाई कोर्ट है और ये कोची में है और इसकी स्थापना 1956 में हुई। ये 3-4 प्रश्न आपके यहाँ पर तैयार हो जाते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, सुप्रीम कोर्ट के जजों की संख्या को कौन बदल सकता है? बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है। राष्ट्रपति आदेश, कानून द्वारा संसद, सुप्रीम कोर्ट की अधिसूचना या केंद्र सरकार की अधिसूचना? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही आंसर होगा आपका कानून द्वारा संसद। कानून द्वारा संसद, संसद को कानून बनाने का अधिकार है और संसद कानून द्वारा जजों की संख्या को बदल सकती है। प्रारंभ में सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे। जो संसद है उसको कानून बनाने का अधिकार और संसद कानून द्वारा जो है वो जजों की संख्या भी बदल सकती है। और पहले सुप्रीम कोर्ट में 7 जज थे और यह संख्या 1956 में 10 हो गई, 1960 में 13 हो गई, 1977 में 17 हो गई, 1985 में 25 हो गई और वर्तमान में ये 31 है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन का संग्रह आज आपके लिए लेकर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य करने के लिए व्यक्ति को उच्च न्यायालय में कम से कम कितने वर्ष तक कार्य करना चाहिए? 10 वर्ष, दूसरा आपका ऑप्शन होगा 12 वर्ष, तीसरा आपका 15 वर्ष या 20 वर्ष? तो इसका सही उत्तर होगा आपका 10 वर्ष। नोट है, सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की
प्रमुख योग्यता है कि व्यक्ति कम से कम 10 वर्ष तक किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में कार्य कर चुका हो। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। दिल्ली को एनसीटी राष्ट्रीय राजधानी प्रदेश संविधान के किस संशोधन से बनाया गया? आपका 63 संशोधन के तहत, 69 संशोधन के तहत, 64 संशोधन के तहत या 76 संशोधन के तहत? जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 69 संशोधन के तहत, यानी कि 69 संविधान संशोधन जो कि 90 कब हुआ था? ये आपका 1991 में हुआ, जिसके अंतर्गत दिल्ली को विशेष केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया और एनसीटी की स्थापना जो हुई वो 1 फरवरी 1992 को पूर्ण हुई। तो इससे भी आपके 3-4 प्रश्न जो हैं वो तैयार हो गए। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली कितनी जनसंख्या के ऊपर वाले राज्यों में है? 15 लाख, 25 लाख, 20 लाख या 30 लाख? तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 20 लाख। इसका अब आपका अगर नोट में पढ़ूं तो 3 स्तरीय पंचायती राज प्रणाली यानी कि ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला पंचायत केवल उन्हीं राज्यों के लिए है जिनकी आबादी आपकी 20 लाख से ऊपर होगी, उन्हीं राज्यों के लिए होगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। तो भारत में 3 स्तरीय पंचायती प्रणाली जो है वो जनसंख्या के आधार पर होती है और जहां पर 20 लाख से ऊपर जनसंख्या होती है वहीं पर 3 स्तरीय जो ये हमारी पंचायती राज प्रणाली है वो उन्हीं राज्यों के लिए होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। यहाँ पर आपको बहुत ही बेहतर क्वेश्चन मिलने वाला है। भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में, भारत में एक राज्य में कार्यकारी शक्ति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? राज्य की कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित होती है। राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। राज्य में सभी कार्यकारी निर्णयों को मुख्यमंत्री के नाम पर लिया जाता है। आपको सही विकल्प चुनना है, 1, 2 सही, 2, 3 सही, 3 सही या 1, 2, 3 सही। तो इसका सही उत्तर आपका होगा केवल 1 या 2 सही, 1 और 2 सही। आपका 1 और 2 सही। राज्य की कार्यकारी शक्ति जो है, कार्यकारी शक्ति राज्यपाल में निहित है। उसके अलावा राज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद है। तो जो केवल 1 और 2 सही है, तीसरा बयान जो है वो सही नहीं है क्योंकि राज्य में कार्यकारी निर्णय जो है वो राज्यपाल के नाम पर लिया जाता है, ना कि मुख्यमंत्री के नाम पर। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। निम्नलिखित में कौन राज्यपाल को उसके कार्यालय से हटा सकता है? राज्य विधानसभा, संसद या फिर नेक्स्ट आपके 2 और ऑप्शन है, राष्ट्रपति और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही आंसर होगा राष्ट्रपति। राष्ट्रपति राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है और अतः राष्ट्रपति राज्यपाल को हटा सकता है। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। आगे बात करते हैं ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन है भारत की निम्नलिखित आधिकारिक भाषाएं जो है उस पर आपको विचार करना है। सिंधी और नेपाली, कोंकणी और मणिपुर, बोडो और संथाली, सांथली और कोंकणी और डोगरी और मैथिली। उसके बाद आपको यहाँ बताना क्या है कि 2003 में जो आपका 92 वाला जो संशोधन हुआ था अधिनियम, संशोधन अधिनियम द्वारा 8वीं अनुसूची में उपरोक्त में से कौन सी भाषा शामिल करी गई थी? 8वीं अनुसूची के तहत जो 92nd अमेंडमेंट हुआ था उसमें 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा को शामिल करा गया था 2003 में? ये आपको बताना है। 1, 2 सही, 2, 3 सही, 3, 5 सही या 4, 5 सही। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 3 और 5 सही। 1967 में सिंधी जोड़ी गई, 1992 में कोंकणी, मणिपुरी और नेपाली जोड़ी गई, जबकि 2003 में आपका बोडो, मैथिली, मैं आपको थोड़ा ऊपर करके दिखा देती हूँ, बोडो, मैथिली और आपकी संथाली और डोगरी, ये भाषाएं जो हैं वो जोड़ी गई थी 8वीं अनुसूची में। ठीक है, आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, निम्नलिखित धार्मिक समुदायों पर विचार करिए। सिख, बुद्ध, बौद्ध और जैन और पारसी, इनमें इनको जो अल्पसंख्यकों का दर्जा कैसे मिला हुआ है? 1, 4 सही, मतलब इनमें से किसको अल्पसंख्यक होने का दर्जा मिला है आपको ये बताना है। 1, 4 सही, 1, 2, 4 सही, 2, 3, 4 सही, 1, 2, 3, 4 सही। जल्दी से बताइए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1, 2, 3, 4 सही। भारत में मुस्लिम, ईसाई, सिख, बौद्ध तथा पारसी अल्पसंख्यक धार्मिक समुदाय हैं। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की। तो क्वेश्चन नंबर 12 है, चुनाव आयोग के बारे में कौन सा कथन सही है? आपको सही बताना है।
यह स्वतंत्र और सर्वाधिक संवैधानिक निकाय है, यहाँ पर संवैधानिक होना चाहिए। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है। यह राजनीतिक दलों को मान्यता देने से संबंधित विवादों के मध्यस्थता के लिए एक अदालत के रूप में कार्य करता है और अखिल भारतीय निकाय होने के नाते यह ग्राम पंचायतों, राज्य नगर पालिकाओं के चुनाव के साथ चुनावों से भी चिंतित हैं। अब ये आपको बताना है इसका सही उत्तर, तो इसका सही उत्तर आपका होना चाहिए बी। इसमें 6 साल का कार्यकाल रखने वाले सदस्यों का समावेश होता है, ये इसके बारे में सही जानकारी है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन हम आपके लिए लाए, जिस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। तभी मैंने बोला था कि हम इजी टू कॉम्प्लेक्स जाएंगे, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि अभी इजी है बाद में टफ होगा कि नहीं। आपका देखिए आज कॉम्प्लेक्स लेवल है, तो आपको हम ऐसे क्वेश्चंस का संग्रह देना चाहते हैं कि आप अपने आप को क्रॉस चेक कर पाएँ। ठीक है, आगे हम बात करते हैं आज के क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 13 की। संविधान में के निम्नलिखित अनुच्छेदों पर ध्यान दीजिए। अनुच्छेद 72 राष्ट्रपति की क्षमा शक्ति, अनुच्छेद 143 सुप्रीम कोर्ट के सलाहकार क्षेत्राधिकार, अनुच्छेद 360 वित्तीय आपातकाल से संबंधित प्रावधान और अनुच्छेद 148 से 151 भारत के अटॉर्नी जनरल की शक्तियां और कार्य, इनमें से मिलान सही है। किसका मिलान सही है आपको बताना है। 1 3 सही, 1 2 3 सही, 1 2 4 सही, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर होगा आपका बी, 1 2 3 सही, मतलब अनुच्छेद 72, अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 360। और जो अनुच्छेद आपका 148, अनुच्छेद आपका 148 to 151 है, उसमें भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की शक्तियों और कार्यों से संबंधित है ये, तो ये आपको पता होना चाहिए। ज़्यादातर आज अनुच्छेद से रिलेटेड प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित में से कौन सा संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्य है। यहाँ पर 1 2 3 4 नहीं लिखा हुआ है, तो आपको समझना है पहला ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये और चौथा ये है। पहला दिया गया कि कब वो मतलब अयोग्यता के आधार पर नहीं है सदस्य के रूप में निर्वाचित होने के लिए, अयोग्यता के आधार पर नहीं। कौन ऐसा है, तो यदि व्यक्ति राज्य सरकार के तहत लाभ का कार्यालय रखता हो, या फिर अगर व्यक्ति के ने स्वेच्छा से एक विदेशी राज्य की नागरिकता हासिल की है, यदि 10वीं अनुसूची के तहत एक व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया गया है, और अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया है और उसे रोक दिया गया है। तो आपको सही विकल्प चुनना है कि कौन सा सही है, केवल 2, केवल 4, 1 4 या 1 2 4। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर आपका जो होना चाहिए वो होगा आपका केवल 4, यानी कि बी, यानी कि केवल 4 आपका इसमें सही है कि अगर व्यक्ति को निवारक हिरासत कानून के तहत गिरफ्तार कर लिया गया हो, उसे रोक दिया गया हो। तो अब हम आपको बताना चाहेंगे, कुछ नोट्स आपको सामने प्रस्तुत करे जा रहे हैं कि अनुच्छेद 102 एक संसद के रूप में निर्वाचित होने के लिए अयोग्यता क्या है, आपको ये बताने जा रहे हैं। किसी व्यक्ति का कोई या तो संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाए तो वो अयोग्य माना जाएगा। अगर वह अब कैसे माना जाएगा, इसके अंदर 5 ऑप्शंस आपके दिए गए हैं कब उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। अगर वो भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के तहत लाभ का कोई कार्यालय रखता है तो उसे अयोग्य घोषित करा जाएगा। उसके अलावा यदि वह अस्वस्थ दिमाग में है, मतलब दिमाग उसका दिमागी हालत उसकी सही नहीं है। उसके अलावा अगर वह एक निर्विवाद दिवालिया है, वो एक बैंकक्रप्ट है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं है और उसने विदेशी राज्य की कोई नागरिकता हासिल करी हुई है, और यदि वह संसद द्वारा किए गए किसी भी कानून के तहत अयोग्य है, तो इन 5 ही मामलों में संसद भवन के सदस्य के रूप में चुने जाने के लिए उसको अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो ये बात आपको समझनी है। और यदि किसी व्यक्ति को 10वीं अनुसूची के तहत अयोग्य घोषित करा जाता है तो भी उस व्यक्ति को संसद भवन के सदस्य होने के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। भारतीय संविधान की क्वेश्चन नंबर 15 है आपका, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची किन 4 राज्यों में अनुसूचित क्षेत्रों और जातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए हैं आपको, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, और असम, मेघालय, मिजोरम और आपका नागालैंड। तो इसका सही उत्तर आपको देना है। तो इसका सही उत्तर होगा आपका असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जो संविधान की 5वीं अनुसूची है उसके तहत असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के 4 राज्यों को छोड़कर आपको समझना है किसी भी राज्य में
अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण से संबंधित है, जिसे भारतीय संविधान की 6वीं अनुसूची से में अलग से लिया गया है। तो ये बात आपको ध्यान में देनी है। आगे बात करते हैं हम, भारत के संविधान के निम्नलिखित अनुसूची में से कौन सा न्याय राज्य बनाने के लिए संशोधित किया जाना है। आपका पहली अनुसूची, दूसरी, नया राज्य जब बनाना है तो उसके लिए कौन सा ऐसा जो अधिनियम है, सॉरी अनुसूची है, उसको संशोधित करना होता है, पहली, दूसरी, तीसरी या चौथी। तो इसका सही उत्तर होगा आपका पहली अनुसूची। पहली अनुसूची संघ और राज्य के लिए ही है। जिस तरीके से एक बच्चे का जब जन्म होता है तो उसका नाम वगैरह रखा जाता है, उसी तरीके से जब एक राज्यों की बात हो रही है, संविधान की बात हो रही है, तो सबसे पहले संघ और राज्य क्षेत्र का वर्णन किया जाएगा कि किस तरीके से अगर हमें अलग अलग राज्य बनाने हैं तो उसके बारे में बातचीत होती है। तो इस तरीके से आप पहली अनुसूची को याद भी कर सकते हो और पहली अनुसूची में आपको संशोधन करना पड़ेगा अगर आपको नया राज्य बनाना है। नेक्स्ट बात करते हैं, भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्य के बीच विवादों का निर्णय किस क्षेत्र के तहत लेने का अधिकार देता है। अपीलीय न्यायाधिकार के तहत, वास्तविक न्यायाधिकार, सलाहकार न्यायाधिकार या रिट न्यायाधिकार। तो इसका सही उत्तर होगा आपका वास्तविक न्यायाधिकार। भारत का संविधान भारत के सुप्रीम कोर्ट को केंद्र और राज्यों के बीच विवाद जो होते हैं उसका निर्णय वास्तविक न्यायाधिकार के तहत लेने का अधिकार देता है कि वो एक वास्तविक न्यायाधिकार है और उसके तहत वो उसको ये अधिकार देता है। आगे बात करें अगर हम क्वेश्चन नंबर 18 की, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारा होगा, इनमें से कौन सा राष्ट्रपति चुनाव के लिए चुनाव कॉलेज का हिस्सा है लेकिन उसकी अपील के लिए कार्यवाही में भाग नहीं लेता है। लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, बोल सकते हैं कि राज्य विधानसभा, राज्य विधान परिषद। तो आपको ये बताना है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका राज्य विधानसभा। ओके, आगे हम बात करते हैं, स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी। अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि किसकी सलाह दी थी। स्वर्ण सिंह समिति ने किसकी सलाह दी। राज्य स्तरीय चुनाव आयोगों का संविधान, पंचायती राज में सुधार, भारतीय संविधानों में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना, या फिर आपका हिमालय और प्रायद्वीपीय नदियों का अंतःक्रिया। तो इसका सही उत्तर आपका होना चाहिए भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को शामिल करना। ये जो है ये हमारा स्वर्ण सिंह समिति ने सलाह दी थी कि भारतीय संविधान को क्या करना चाहिए, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को भी शामिल करना चाहिए। पहले केवल मौलिक अधिकार थे, फिर मौलिक कर्तव्य भी आए। तो अब इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छा नोट आपको प्रोवाइड करा गया है कि 1976 में कांग्रेस पार्टी ने आंतरिक आपातकाल 1975 टू 1977 के संचालन के दौरान मौलिक कर्तव्यों, आवश्यकता और आवश्यकता के बारे में सिफारिशें करने के लिए सरदार स्वर्ण सिंह समिति की स्थापना की। इसने जोर दिया कि नागरिकों को सचेत होना चाहिए कि अधिकारों के अलावा उनके पास कुछ कर्तव्य भी हैं। केंद्र सरकार ने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया और 1976 में 42nd जो संविधान संशोधन हुआ उसमें उन्होंने संवैधानिक संशोधन अधिनियम को अधिनियमित किया और इस संशोधन ने संविधान में भाग 4A का नया हिस्सा बनाया गया। 4A का नया हिस्सा जो है वो जोड़ा गया। तो आपको ये बात समझनी है कि अगर आपसे पूछा जाए कि मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन के तहत जोड़े गए तो आप कहेंगे 1976 में। आगे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, बड़ा ही बेहतर क्वेश्चन है। लोकसभा की सर्वाधिक सीटें अनुसूचित जनजाति को किस प्रदेश में आरक्षित हैं। मेम नहीं होगा, में होगा। तो इसका सही उत्तर देना है मध्य प्रदेश, राजस्थान, आंध्र प्रदेश या गुजरात। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में कुल 29 लोकसभा सीट है जिनमें 6 अनुसूचित जनजाति के लिए हैं। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से निम्नलिखित कार्यकर्ताओं और अधिकारियों को प्राथमिकता के अपने संबंधित क्रम में व्यवस्थित करें। राज्यों के गवर्नर अपने संबंधित राज्यों में, और 2 प्रमुख राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, और तीसरा राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। 1 2 3 सही, 3 1 2 सही, 2 1 3 सही, 1 3 2 सही। जल्दी से उत्तर दीजिए। तो इसका सही उत्तर होगा आपका 1 2 3 सही। 1 2 3 सही। राज्यों के गवर्नर्स अपने संबंधित राज्यों में जो राज्यों के गवर्नर होते हैं, इसके बाद आते हैं 2 प्रमुख राष्ट्रपति, उप प्रधानमंत्री, और आपके राज्यसभा और लोकसभा में केंद्रीय विपक्ष के नेताओं के मंत्रिमंडल मंत्री। ठीक है, तो ये बिल्कुल सही है क्रम, ये जो है इसको आपने सही व्यवस्थित करा है, 1 2 3 सही होगा।
21, 22 की बात करें तो निम्नलिखित में से कौन सा विषय 7वीं अनुसूची की समवर्ती सूची में है? सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, वन, स्टॉक एक्सचेंज और कृषि। तो इसका सही उत्तर आपका होना चाहिए वन। समवर्ती सूची वह सूची है जिसमें केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं और वन समवर्ती सूची का विषय है। ठीक है, तो वन जो है उसको समवर्ती सूची का ही विषय माना गया है। तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि समवर्ती सूची में कौन कौन से विषय जो हैं वो आते हैं। 23 की बात करें क्वेश्चन नंबर 23 की, तो उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जा सकता है? उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव। कुछ थोड़ी बहुत गलती हो जाए तो उसको आप इग्नोर करिएगा, क्योंकि आपको मेन पढ़ने से मतलब है और मुझे पढ़ाने से मतलब है। इतने सारे प्रश्न एक साथ बोलने होते हैं, हो सकता है कुछ मिस प्रोनाउंशिएट हो जाए, कुछ बीच में प्रॉब्लम हो जाए, तो आप उसको समझ कर चलिए और आप अपनी पढ़ाई करते चलिए। ठीक है, मेन आपका है कि आपको कंसेप्ट समझ में आना चाहिए बस, और बाकी कोई गलती हो जाए आंसर में भी तो वो भी आप हमें सजेशन में बता सकते हैं, हम उसके लिए कमेंट को पिन कर देंगे अगर कोई गलती होगी तो। ठीक है, उपराष्ट्रपति जो हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है, उसको हटाने का प्रस्ताव किसमें पेश किया जाता है? तो केवल लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा दोनों, और लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त जो सत्र होते हैं उसमें। तो इसका सही उत्तर आपका भी होगा केवल राज्यसभा। आगे बात करते हैं उपराष्ट्रपति राज्यसभा। अब आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगी, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सभापति होता है। यहाँ पर एक और चीज़ आपको जानने को मिली, ये उपराष्ट्रपति होता है और राज्यसभा का सभापति होता है, और उपराष्ट्रपति को हटाने का प्रस्ताव केवल राज्यसभा में ही पेश किया जा सकता है। सीमा प्रबंधन विभाग किस मंत्रालय के अंतर्गत विभाग है? आपका रक्षा मंत्रालय, गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय या सड़क परिवहन मंत्रालय? तो इसका सही उत्तर होगा गृह मंत्रालय। सीमा प्रबंधन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण विभाग है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 25, क्षेत्रफल के हिसाब से भारत की सबसे बड़ी लोकसभा कौन सी है? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, बाड़मेर और कच्छ। तो इसका सही उत्तर देना है, तो इसका सही उत्तर लद्दाख होगा। और यहाँ पर मैंने भारत की सबसे बड़ी लोकसभाएं दे रखी हुई हैं। पहली लद्दाख है, 1,73,266 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है जो कह सकते हैं, और आपका बाड़मेर, फिर आता है आपका कच्छ, आप यहाँ पर क्षेत्रफल भी देख सकते हैं, अरुणाचल पश्चिम और आपका अरुणाचल पूर्व। तो आई होप तो कि आज की टेस्ट सीरीज आपको बहुत पसंद आएगी। ये एक्चुअली दिल से मुझे बहुत पसंद आई, तो आपको भी बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करें ताकि इसका फ़ायदा मिले और लोगों को भी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगी, जिस टेस्ट सीरीज में मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स मिलेगा उस पर मेरा फोकस और ज़्यादा रहेगा, और उस पर मैं अपने हाथों से इसी तरीके की सीरीज़ तैयार करूँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होंगी। उसके अलावा हमारी सीरीज़ तो तैयार हो ही रही है, और आप सभी के लिए बहुत ही बेहतर सीरीज़ हम लाने का पूरा प्रयास करेंगे। नमस्कार।